ये है एक सोलर प्लांट, वो भी पानी पे। एक दो नहीं, 4 लाख से ज्यादा फ्लोटिंग सोलर प्लेट्स है यहाँ। इट्स अनबिलीवेबल। और ये 70 क्रिकेट स्टेडियम से भी ज्यादा बड़ा है। ये जो फ्लोटर्स हैं, इन पे मैं जब चल रही हूँ तो ये वॉबल कर रहे हैं। इसे देखने मैं आई हूँ तेलंगाना। इस प्लांट को बनाया है NTPC ने, जो इंडिया में सबसे ज्यादा पावर जनरेट करती है। लेकिन इसकी एंट्री सबको नहीं मिलती। हमें एक एक्सक्लूसिव एंट्री मिली है, तो मैं आपको साथ लेके जाऊंगी इसे देखने के लिए। आ जाओ। थैंक यू। ये कंपल्सरी है सर? हेलो सर, आपका तो बड़ा कूल जॉब है। गर्मी जॉब है। मैंने कभी ना सोलर प्लांट नहीं देखा है, तो फ्लोटिंग सोलर प्लांट तो छोड़ो। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू सी क्या होता है, और साथ में देखते हैं। चलो। अभी यहाँ पानी के बीच में आके आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस। मतलब मुझे समझना है कि एक्चुअली इससे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। क्या ये पानी में सेफ है? क्या इनमें अभी एक्चुअली इलेक्ट्रिसिटी बन रही है? ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करेंगे? बहुत सारे सवाल हैं एंड आई होप हमको इसके आंसर मिले इस वीडियो में। ये वीडियो हमारे लिए भी बहुत अलग है, क्योंकि इस टॉपिक को मैं खुद पहली बार समझूंगी और आपको समझाऊंगी साथ ही में। छोटी वाटर बॉडी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। स्टार्टिंग से एंड तक पहुंचने में पूरा 1 घंटा लगता है। ये जो पानी है ना, ये एक रेजर्वॉयर में है। अभी हम एक रेजर्वॉयर के ऊपर हैं, जिसे बनाया गया है गोदावरी नदी के पानी को यहाँ पर ला के एक डैम के थ्रू। 400 एकड़ से भी ज़्यादा बड़ा है ये एरिया, छोटा नहीं होता। तो अभी हम अपने ड्रोन को ऊपर भेजेंगे और आपको दिखाएंगे एक समंदर जो ऐसा लगता है कि नीले कारपेट से भरा हुआ है। जहाँ पर भी मेरी नज़र जा रही है वहाँ पर सोलर पैनल्स हैं पानी के ऊपर, जिनमें अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी बन रही है। इनमें इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी घरों में, इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। ये जो मॉड्यूल्स हैं, ये सभी मेड इन इंडिया हैं। मतलब इन सभी को इंडिया में ही बनाया गया है। अगर मैं इनको अभी छूती हूँ तो इलेक्ट्रिसिटी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि इनमें अच्छे से प्रोटेक्टिव लेयरिंग कर रखी है। अच्छा, ये जो मॉड्यूल्स है ना, इनको 5 डिग्री के टिल्ट में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि इनसे इलेक्ट्रिसिटी बनती कैसे है। एक सोलर पैनल बहुत सारे छोटे छोटे फोटोवोल्टिक सेल्स से मिलकर बनता है। ये सेल एक छोटा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो सनलाइट को अब्सॉर्ब करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लगते हैं। ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही करंट जनरेट करती है। ये जो वायर्स हैं, इनमें करंट आगे बढ़ रहा है। 1 2 नहीं, 120 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी वायर्स पानी के ऊपर हैं और करंट को आगे बढ़ा रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो DC में होती है। इसे AC में कन्वर्ट करता है ये इन्वर्टर। AC में ही इलेक्ट्रिसिटी हमारे आपके घरों में यूज़ होती है, और इसे DC से AC में कन्वर्ट करने वाला ये जो इन्वर्टर है, वो भी एक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म में ही है। 60 टन का ये प्लेटफॉर्म है, फिर भी फ्लोट कर रहा है पानी में। कैसे? क्योंकि इसे बनाया है एक स्पेशल सीमेंट से, फेरो सीमेंट, जो बहुत हल्का होता है पर स्ट्रॉन्ग होता है।
और इसे बनाने के वक्त इसे भरा गया था बहुत सारे हॉलो स्ट्रक्चर्स से, जो कि इसे बहुत लाइट बनाता है, इसलिए ये आसानी से फ्लोट कर सकता है। पर इसको यहाँ पर रोकने के लिए इसके नीचे एक 9 मीट्रिक टन का वेट एंकर किया गया है, ताकि ये अपनी जगह पर सही से टिके रहे। ये हैं वो फ्लोटर्स जो एक्चुअली पानी में नीचे होते हैं और इन्हीं के ऊपर सारे सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं। ये एक फ्लोटर 80 किलो का वेट ले सकता है। और यहाँ बोट चलाना भी आसान नहीं, सही ट्रेनिंग लगती है, रेस्क्यू से लेकर स्पीड को मेंटेन करने की। पैनल्स अप डाउन होता है, तो यदि ये ज़्यादा स्पीड रहेगा तो पैनल आपस में टकरा के वो डिस्टरबेंस भी हो सकता है, टूट भी सकता है, डैमेज हो सकता है। इसीलिए स्पीड मेंटेन। हाँ, इसलिए स्पीड को हम लोग मिनिमम रखते हैं, खासकर पैनल के बगल जब जाते हैं तो 5 to 10 मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं। अभी हमारे सामने 2 लोग इनकी सफाई कर रहे हैं। इनकी सफाई रोज होती है, हर पैनल की महीने में एक बार सफाई हो जाती है। क्या साफ करना पड़ता है? मॉड्यूल को साफ क्यों करना पड़ता है? जनरेशन, करंट के लिए। करंट जनरेशन के लिए। कुछ होता है इसके ऊपर गंदगी होती है जिसकी वजह से इसे साफ करना पड़ता है? जी मैडम। क्या क्या होता है? बर्ड ड्रॉपिंग होती है। तो यहाँ पे काफी चिड़ियाँ होंगी जो कि इसको गंदा कर देती होंगी। जो क्लीनिंग का काम करते हैं वो कितने लोग होंगे? पूरे 60 मेंबर्स तक। 60 मेंबर्स हैं और यूजुअली मेन ही होंगे, है ना? मेल लोग होंगे जो ये काम करते होंगे। कभी ऐसा होता है कि क्लीन करते करते गिर जाते हैं या फिर बोट आती है तो डगमगाते हैं, ऐसा होता है? हाँ, कभी कभार होएगा। तब क्या करते हैं? क्या करते हैं, अपने आप ही उठाए हैं? अपने आप ही उठाए, उड़ जाते हैं। अपने आप उड़ जाते हैं फिर। अगर रेन होती है सर तो क्या होता है? तब भी क्या ये पैनल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं? पैनल जनरेट करता है इलेक्ट्रिसिटी, हर केस में वो जनरेट करेगा, बट उस समय क्या रहेगा कि आपका इंसुलेशन कम हो जाता है क्लाउडी वेदर में। आप यदि मैक्सिमम जनरेशन देखेंगे तो मैक्सिमम जनरेशन का जो टाइम है रामागुंडम में यहाँ पे, वो आपका अभी अक्टूबर नवंबर से चालू हो जाएगा, क्योंकि ये पैनल ही डिज़ाइन किया 25 डिग्री पे काम करने के लिए। बेस्ट ऑपरेशन इसमें इसी में आता है। मेरा यदि टेम्परेचर मिलता है क्लियर वेदर के साथ, क्लाउडी वेदर में ये गड़बड़ा जाएगा। ज़्यादा सनी रहेगा उसमें भी परफॉर्मेंस डाउन होता है, क्योंकि हर एक राइज इन टेम्परेचर में 0.4 डिग्री आपका इफिशियंसी डाउन होता है। अच्छा, ज़्यादा भी टेम्परेचर होगा तो हमारी थोड़ी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। अभी हम जा रहे हैं इनसाइड द कंट्रोल रूम ऑफ एनटीपीसी। ये है वो कमरा जहाँ पर सारे पैनल्स हर सेकंड मॉनिटर किए जाते हैं। इस रूम में एक बड़ा सा डैशबोर्ड है जहाँ पर लेख के कोने कोने का डेटा रियल टाइम में दिखता है। कोई भी पैनल अगर कम आउटपुट जनरेट करता है या बंद होता है तो यहाँ पर तुरंत अलार्म और रेड सिग्नल आ जाता है। बाहर खेल पानी और सूरज का है, पर यहाँ पर खेल डेटा और इंजीनियर्स का है, जो इलेक्ट्रिसिटी को एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। जो कंट्रोल रूम है सर, ये हमेशा चलता है? ये 24/7 मैन्ड रहता है। सबका यहाँ पे आपको इंडिविजुअल मॉनिटरिंग होता है, किसमें कितना जनरेशन हो रहा है, किसका कितना परफॉर्मेंस रेशियो है। तो इसमें हमारा जो परफॉर्मेंस रेशियो हुआ, हमारा डीसी इन्वर्टर डीसी जनरेट करना कितना कर रहा है, एसी हमारा कितना कन्वर्ट हो रहा है, सारा डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या ये बोलना सही होगा कि तुरंत कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है? हाँ, जैसे मान लीजिए कि अभी किसी पैनल में अभी आपके सामने ये बंद हुआ पैनल, तुरंत यहाँ पे ये आके स्टॉप करके दिखा दिया। इतनी धूप के बीच में काम करने के भी कुछ चैलेंजेस रहते होंगे? काम करने का चैलेंजेस होता है, जब हाई टेम्परेचर रहता है तो एक चैलेंज रहता है डिहाइड्रेशन का, कि कोई भी वर्कर्स जा रहा है तो डिहाइड्रेट कर सकता है। यहाँ की गर्मी की एक विशेषता ये है कि आपको पसीना नहीं आएगा। अच्छा, तो आप कब कितना डिहाइड्रेट कर जाएंगे आपको खुद पता नहीं रहेगा, तो इसलिए आपको ये खुद प्रोएक्टिव होके खुद को हाइड्रेट करना पड़ता है। एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट बनाना कोई आसान काम नहीं है।
60-70 टन का हैवी कंस्ट्रक्शन लैंड पर ही होता है और फिर इस स्ट्रक्चर को पानी में पुश करते हैं और उसके बाद ही पता चलेगा कि ये फ्लोट करेगा भी या नहीं। जो मेहनत इंजीनियर्स ने रात दिन लगा के की वो फाइनली फ्लोट भी करती है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी। Most of time, if we got any electrical fault during evening time or night time, then we have to wait concerning safety issues and other issues because light is not there. Another point is that most of the equipments, they have to be moisture free, moisture resistant. They are little bit costlier. सर रिन्यूएबल एनर्जी क्यों जरूरी है? रिन्यूएबल एनर्जी इसलिए ज़रूरी है आज के दिन में कि आप इस प्रोजेक्ट को सिर्फ देखें तो लगभग 1,60,000 टन कोयला हम लोग बचा रहे हैं। तो एक तो पॉल्यूशन को, जहाँ तक हम लोग की बात होती है, पॉल्यूशन को हम लोग कम कर पा रहे हैं और साथ ही साथ इमिशन भी जो है लगभग 2 लाख टन पर ईयर हम लोग इसको बचा रहे हैं। इंडिया में ना लैंड की बहुत कमी है। सोचो कि हमारे यहाँ हर स्क्वायर किलोमीटर में 450 लोग रहते हैं, चाइना से 3 गुना ज़्यादा। इसीलिए ये जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है ये हमारी इस लैंड की कमी को सॉल्व करता है। बिना लैंड यूज़ किए पानी में हम लोग एनर्जी क्रिएट कर पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी जो कि रिन्यूएबल भी है। ये जो सोलर पैनल्स है इनके पानी में होने के 2 और बेनिफिट्स हैं। एक कि जो सनलाइट है वो डायरेक्टली पानी में नहीं पड़ती, इसलिए एवेपोरेशन कम होती है। 2000 मिलियन लीटर ऑफ वाटर इससे हम बचाते हैं, मतलब 10,000 घरों को पानी मिल सकता है इसकी वजह से। और ये पैनल्स क्योंकि पानी में है तो इसलिए कूल रहते हैं, जिसकी वजह से इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये ज्यादा लंबा चलते हैं। 25 साल एक पैनल चल सकता है। इस चीज से कैसे डील करते हो कि जैसे एनटीपीसी ही है जो कई अलग अलग टाइप की पावर जनरेट कर रहा है इंडिया में, कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल भी है, तो उस चैलेंज को, उस डिलेमा को कैसे डील करते हो? जब एनटीपीसी बनी 1975 में तो उस समय देश का जो कंट्री का स्टेटस था और आज जो है, उस समय आपके पास टेक्नोलॉजीज नहीं थी, आप दूसरे वर्ल्ड पे निर्भर थे। उस समय आपके पास कोल बेस आया था, फिर कोल बेस वही मेजर था और कोल ही अभी बेस लोड ले सकता है क्योंकि रात में भी आप जनरेट नहीं कर सकते हो सोलर को, तो कोल तो बेस में रहेगा ही रहेगा। लेकिन उस मिक्स को ठीक करना ताकि मेरा रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल दोनों का मिक्सचर इस तरह से रहे, बैलेंस्ड रहे, ताकि हम नेट ग्रीन रहें। बिजली, इलेक्ट्रिसिटी एक बेसिक फंडामेंटल राइट है हर इंसान का, लेकिन हमारी नीड और ग्रीड इसके लिए और भी बढ़ती जा रही है। आज भी इंडिया में 50% इलेक्ट्रिसिटी कोल से बनती है, इसलिए ज़रूरी है कि हम समझें और जानें न्यूअर और बेटर वेज ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी को। इस वीडियो से हमारा यही प्रयास था कि आपको दिखाएं और समझाएं कि इलेक्ट्रिसिटी आखिर बनती कैसे है। हम चाहते हैं कि हम भारत के अलग अलग कोनों में आपको ऐसे ही ले जाते रहें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।